नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 16 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में ये जरूर बता देना कि आपने 16 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब हम वीडियो की ओर रुख करते हैं, देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में इस तरह से दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। अब नंबर देखिए किस तरह से दिया गया है। 20, 25, फिर 25 दोहराया गया है सेम नंबर, फिर 35, फिर कम हुआ है 30, फिर 45, फिर क्वेश्चन मार्क के आगे 55 और फिर 40। मतलब कम ज़्यादा हो रहा है नंबर। अगर इस तरह का श्रृंखला दी गई हो तो हम एक काम करेंगे, एक नंबर छोड़ के बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना है, 20 है, तो बीच वाला 25 को छोड़ दिया है और ये वाला 25 को लिया, तो एक संख्या छोड़ के, तो 20 में अगर हम +5 कर देंगे तो 25 आएगा। अब 25 से फिर +5 करेंगे, 35 आएगा। 35 से 30 आएगा। 30 से फिर प्लस करेंगे 5, 35 आएगा। 35 से फिर प्लस करेंगे 5, 40 आएगा। अब दूसरी क्या बनेगा देखते हैं। यहाँ पर 25 है, इधर 35 है, इधर 25 + 10 35। 35 के साथ भी अगर हम +10 कर देंगे तो 45 आ जाएगा। अब 45 के साथ +10 कर देंगे तो 55 आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर तो फिर क्या आया, 30 + 5 35 आएगा। ठीक है, तो फिर 35 किस ऑप्शन में दिया गया है, 35 आपका डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम सभी ग्रुप का पहला अक्षर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एम का प्लेस वैल्यू 13 है। उसके बाद पी है, पी का प्लेस वैल्यू 16 है। उसके बाद एस है, एस का प्लेस वैल्यू 19 है। मतलब क्या हुआ है, इधर 13 से 16 यानी कि +3 हुआ है। 16 से 19 यहाँ पर भी आपका +3 हुआ है। तो अगला भी +3 होगा। तो 19 + 3 कितना होगा, 22 होगा। 22 किसका प्लेस वैल्यू है, भी का। तो पहला अक्षर भी होगा, तो आपका डी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हम दूसरा अक्षर चेक करेंगे। दूसरा अक्षर में क्या है, जे। जे का प्लेस वैल्यू 10 है, जी का 7 है और डी का 4 है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 10 इधर 7 यानी कि -3 हुआ है यहाँ पर। अब 7 से 4 इधर भी -3 हुआ है। तो 4 से अगला क्या होगा, -3 करेंगे तो 4 -3 करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पर। 1 मतलब आपका ए होगा, दूसरा अक्षर। तो आपका ए होगा, तो आपका बी ऑप्शन में जेड है दूसरा नंबर, तो ये भी नहीं होगा। अब हम तीसरा नंबर नहीं निकालेंगे, क्योंकि तीसरा नंबर से यहाँ पर देखिए ए और सी जो बचा हुआ है उसमें जी है, तो जी आएगा, वो कन्फर्म है तीसरा नंबर। अब हम चौथा नंबर से आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ चौथा नंबर क्या है, टी है। टी का प्लेस वैल्यू 20 है। इधर डब्ल्यू का 23 है और जेड का 26 है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 20 और 23 मतलब +3 हुआ है। इधर 23 से 26, इधर भी आपका +3 हुआ है। तो अगला भी हमारा +3 ही होगा। तो जेड में ख़त्म होता है अल्फ़ाबेट 26। उसके बाद 1 2 3 यानी कि 3 आएगा। 3 का मतलब आपका क्या होगा, तो फिर लास्ट में सी होगा। तो यहाँ पर सी आ जाएगा। तो VAGC किस ऑप्शन में है, आपका पहला ही ऑप्शन में है, VAGC। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा तीसरा प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। Select the option that represents the letters that when placed from left to right in the blanks below will complete the given letter series। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं गिनती करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 है टोटल। अब 26 है तो हम एक काम करेंगे, 26 है इसको हम 2 हिस्से में भाग करेंगे तो 13 इंटू 2 होगा, लेकिन 13 का ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप नहीं होता है कभी भी, तो हम 6 इंटू 4 कर देंगे 24, उसके बाद +2। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 एक ग्रुप हुआ, 1 2 3 4 5 6 दूसरा ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 तीसरा ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 चौथा ग्रुप, और लास्ट में +2 जो हुआ था ये 2 अक्षर है। अब देखिए पहला अक्षर क्या है, एल है, यहाँ पर भी एल है, एल है, एल है, एल है सभी में। दूसरा एम, एम है, एम है, तो यहाँ पर भी आपका एम होगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा एन है, तो यहाँ पर भी एन होगा, इधर एन ही है, एन है, तो हमारा यहाँ से सभी निकल आया, एल एम एन क्यू होगा चौथा वाला, तो क्यू लिख देंगे यहाँ पर। अब पांचवा वाला ओ होगा, तो यहाँ पर ओ, और लास्ट में क्या होगा, एल होगा, एल हो गया, तो हमारा बन गया। तो हमने क्या क्या लिखा है, क्यू एन एम एल ओ, क्यू एन एम एल ओ आपका ए ऑप्शन में है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा चौथा प्रश्न, ये आपका ब्लड रिलेशन से है। यहाँ पर प्लस का मतलब क्या बताया गया है, माता, मदर, माइनस का मतलब भाई, इनटू का मतलब पत्नी, और डिवाइड का मतलब पिता। प्लस मीन्स मदर, माइनस मीन्स ब्रदर, इनटू मीन्स वाइफ, और डिवाइड मीन्स फादर है। तो ए क्या लगता है डी का, अगर हम इस इक्वेशन को बनाएं तो चलिए हम इसको बनाते हैं। पहले क्या बोला है, ए इंटू बी, इंटू का मतलब क्या है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो ए वाइफ होगा, ए वाइफ होगी, किसकी वाइफ होगी, बी की, तो बी हस्बैंड। अब आगे बोला है बी डिवाइड बाई सी, डिवाइड का मतलब क्या है, फादर है, तो बी इज द फादर ऑफ सी होगा। अब सी प्लस डी, प्लस का मतलब क्या है, मदर है, तो सी इज द मदर ऑफ डी होगा। अब सवाल में पूछा है ए क्या लगता है डी का, ए क्या लगता है डी का, वही निकालना है हमें। अब डी का माँ है सी, डी का माँ है सी, और सी की माँ है ए, ठीक है, क्योंकि ए और बी पति पत्नी है, जिसमें ए पत्नी है, बी पति है, और इन दोनों के एक बेटी है सी, और सी के बच्चे हैं डी, तो डी क्या बोलेगा ए को, इसकी माँ है ये, और माँ के माँ है ये, तो मदर्स मदर, आपका ए ऑप्शन में दिया गया है मदर्स मदर, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा पांचवा प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जिनमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती है जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है। मतलब यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ पर दूसरा ग्रुप है, तो यहाँ पर जिस तरह से ये बना है सेम टू सेम लॉजिक से इन चारों में से भी किसी एक में बना है, तो वही हमको ढूंढ कर निकालना है। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स शेयर्स द सेम रिलेशनशिप एज डेट शेयर बाय द गिवन पेयर्स ऑफ नंबर। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। अब 333 है, इधर 7 है, पहले हम 333 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 इंटू 4 28, 5 3, 7 इंटू 7 49, 4 बच गए, मतलब डिविजिबल नहीं है, विभाज्य नहीं है, हम 7 से 333 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे 7 और 333 का क्या संबंध है, तो हम एक काम करेंगे, 7 का क्यूब बनाएंगे। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। अब वहाँ से हम अगर -10 कर दें तो 333 आएगा, ये इस तरह से आ सकता है, ठीक है। अब अगला का भी हम चेक करेंगे, अगला कितना है, 5 है। अब 5 का भी हम क्यूब बनाएंगे, तो 5 का क्यूब 125 होता है। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, -10 कर देंगे,
यहाँ पर -10 किया तो यहाँ पर भी हम -10 कर देंगे, तो 125 -10 करेंगे तो 115 हो गया। अब इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। अब हम ऑप्शन के चेक करेंगे किस ऑप्शन में इसी तरह का लॉजिक लगा हुआ है। तो पहला ऑप्शन में क्या है, 4 है, तो 4 का क्यूब बनाएंगे तो कितना होगा, 64 होगा। 4 × 4 × 4 64। अब यहाँ से भी हम -10 कर देंगे तो कितना होगा, 54 होगा, यानी कि 54 दिया गया है। तो आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न। किसी निश्चित कोड भाषा में हिट को 132 और SBYZ को 144 लिखा जाता है, उसी भाषा में YRF को किस प्रकार लिखा जाएगा। In a certain code language, hit is coded as 132 and SBYZ is coded as 144. How will YRF be coded in that language? तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो हिट को कॉपी कर लिया मैंने, चलिए इसका प्लेस वैल्यू लेके चेक करेंगे। एज का प्लेस वैल्यू कितना है, 8 है, आई का 9 है और टी का 20 है। इनको प्लस करके देखते हैं कितना आएगा। 8 + 9 17 + 0 7, कैरी ओवर 1 2 और कैरी ओवर 1 3, 37 होता है। अब 37 से हम इंटू करने पर भी 132 नहीं आएगा, 132 नहीं आएगा। तो इस तरह से ये नहीं बनेगा। अगर इस तरह से ना हो तो हम अपोजिट लेटर चेक कर देंगे, ठीक है। तो फिर एज का अपोजिट क्या है, एज का अपोजिट एस है, एस का प्लेस वैल्यू 19 है। उसके बाद आई है, आई का अपोजिट आर होता है, आर का प्लेस वैल्यू 18 और टी का अपोजिट लेटर जी होता है, जी का प्लेस वैल्यू 7। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9 + 8 17 + 7 24, कैरी ओवर 2, 1 + 1 2 + कैरी ओवर 2 4, 44 होता है। अब हम 44 में अगर हम इंटू 3 कर देंगे तो 132 आता है। तो इस तरह से लिया गया है ये। अब कंफर्म करने के लिए दूसरा का भी हम चेक करेंगे। अब एस का अपोजिट क्या है, एच है, बी का अपोजिट क्या है, वाई है, वाई का अपोजिट बी है और जेड का अपोजिट ए है। अपोजिट जानते हैं ना कैसे निकालते हैं, अगर दो अक्षर का प्लेस वैल्यू प्लस करने पर जब 27 आए तो वो अपोजिट होता है। तो एच का प्लेस वैल्यू 8 है, वाई का 25, बी का 2 और ए का 1। अब इनको प्लस करेंगे, 8 + 5 13 + 2 15 + 1 16, कैरी ओवर 1, 2 + कैरी ओवर 1 3, 36 आया है। अगर हम यहाँ पर इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 3 × 6 18, कैरी ओवर 1, 3 × 3 9 + 1 10, 108, 108 आया। तो नहीं हुआ, हमें कितना लाना है, 144। तो हम इसको इंटू 3 नहीं करेंगे, इंटू 4 करके चेक करेंगे। अब इंटू 4 करने पर क्या आएगा देखिए, 6 × 4 24, कैरी ओवर 2, 3 × 4 12 + 2 14, 144 आया। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंटू 3 किया, यहाँ पर इंटू 4 किया है। यहाँ पर HIT में 3 अक्षर है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर SBYZ में 4 अक्षर है इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब हम उसी प्रकार YRF का बनाएंगे। अब Y का अपोजिट क्या है, B है, R का अपोजिट I है और F का अपोजिट U है। अब B का प्लेस वैल्यू कितना है, 2 है, I का 9 है और U का 21 है। अब तीनों को प्लस करेंगे, यहाँ पर भी प्लस। अब 2 + 9 11 + 1 12, कैरी ओवर 1, 2 + कैरी ओवर 1 3, 32 होता है। अब यहाँ पर 1 2 3 अक्षर है तो हम इंटू 3 कर देंगे। तो 3 × 2 6, 3 × 3 9, यानी कि YRF का कोड कितना होगा, तो फिर 96। आपका बी ऑप्शन में 96 दिया हुआ है, तो हमारा बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा 7वां प्रश्न। विकल्पों में दी गई आकृति को पहचानिए जिसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखने पर तार्किक रूप से श्रृंखला पूरी हो जाएगी। आइडेंटिफाई द फिगर गिवन इन द ऑप्शंस विच व्हेन पुट इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क विल लॉजिकली कंप्लीट द सीरीज। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो यह थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकते हैं। पहले इसको देखिए, ये इस तरह से ऊपर गया, फिर
ए से नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब अगला क्या होगा, तो फिर ऊपर जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये चारों में वैसे ही है। अब ये लाइन देखिए, इधर आया फिर इधर आया, मतलब नीचे से पहले किधर आया, राइट साइड पर आया, फिर नीचे से लेफ्ट साइड पर आया। अब ऊपर से पहले किधर गया, लेफ्ट साइड पर गया, फिर ऊपर गए राइट साइड पर गया। तो चौथे में, पांचवें में किधर होगा, फिर इधर ही आएगा, ऐसा होगा। ऐसा होगा तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है। ए ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, अब अगला देखिए। अब यहाँ पर देखिए, ये 4 इधर है ऊपर, नेक्स्ट में किधर आया, नीचे आया, फिर 3 ऊपर है, फिर अगले में 3 नीचे आया। तो यहाँ पर 8 है, तो अगला यहाँ नीचे 8 आएगा। लेकिन इस साइड आएगा कि इस साइड आएगा वही हमको जानना है, लेकिन क्या आएगा, 8 आएगा, वो कंफर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 और 1 है, यहाँ सिर्फ 4 आया है, 1 गायब हो गया है, 1 गायब। अब अगला में देखिए, 6 और 4 है, उसमें से 6 नीचे, ऊपर का नीचे आया, लेकिन नीचे का वो गायब है यहाँ पर भी। अब इन तीसरे में देखिए, ये ऊपर का नीचे आया है, लेकिन ये नीचे का गायब हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी 8 नीचे आएगा, लेकिन ऊपर का 3, ये 3 ऊपर नहीं जाएगा, ये गायब हो जाएगा, मतलब 3 ऊपर नहीं होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में तो 3 ऊपर है, तो ये आपका नहीं होगा। और सी ऑप्शन में देखिए, 8 ऊपर है, लेकिन 8 तो नीचे आना चाहिए। तो 8 नीचे किस ऑप्शन में है, आपका डी ऑप्शन में है। तो फिर आपका इसका मतलब डी, 8 यहाँ होगा और ऊपर 5 होगा। ठीक है, मतलब कोई भी अक्षर को सिर्फ एक एक बार अगले बॉक्स में लिया गया है। तो यहाँ पर 3 नहीं होगा कभी भी, क्योंकि हमने 8 को ऊपर का नीचे ले आया है, तो ये 3 ऊपर कभी भी नहीं जाएगा इस लॉजिक के तहत। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा 8वां प्रश्न। एक निश्चित कूट भाषा में ट्राइड को 5 4 1 2 3 और ट्रेड को 1 2 3 6 5 लिखा जाता है। दी गई कूट भाषा में आई का कूट क्या है? In a certain code language, trade is coded as 5 4 1 2 3 and trade is coded as 1 2 3 6 5. What is the code for I in the given code language? तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो देखिए, इस प्रकार दिया गया है, ट्राइड का कोड ये है और ट्रेड का कोड ये है। तो हमें आई का कोड पूछा है, आई का कोड क्या होगा वही हमको निकालना है। ठीक है, अब इन दो लाइन में देखिए कॉमन क्या है, पहले हम अक्षर में देखेंगे। टी है, उसके बाद आर भी है, इधर भी आर है, आर भी कॉमन में ऐसे काट देता हूँ, टी आर कॉमन है। उसके बाद ई कॉमन, डी कॉमन। अब नंबर में भी वैसे ही करेंगे, 5 5, 1 1, 2 2, 3 3। तो फिर क्या बचा है ऊपर के लाइन का आई, तो आई यहाँ पर 4 भी बच गया और इधर ए का 6 हो गया। तो हमें आई का कोड पूछा था, तो आई का कोड क्या हुआ, तो फिर 4 हुआ। तो आपका ए ऑप्शन में 4 दिया गया है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका सिलो का सवाल। कथन, कुछ चिल गौरियाँ हैं, सभी गौरियाँ क्या है, तोते हैं, कोई भी तोता पेंगुइन नहीं है। तो निष्कर्ष में क्या दिया गया है, कुछ तोते चिल है। दूसरा निष्कर्ष, कोई भी पेंगुइन गौरिया नहीं है। तो हम अंग्रेजी से बनाते हैं। ठीक है, सम ईगल्स आर स्पैरो, कुछ ईगल क्या है, स्पैरो में आते हैं। अब ऑल स्पैरोस आर पैरोट। अब यहाँ पर पेंगुइन भी लिखा है, ठीक है, अगले में। तो हम पैरोट को क्या लिखेंगे, सभी स्पैरो क्या है, ऑल स्पैरो आर पैरोट है। तो हम पैरोट को पी ए लिख देंगे। और नो पैरोट इज ए पेंगुइन, कोई भी पैरोट क्या नहीं है, पेंगुइन नहीं है, मतलब पैरोट और पेंगुइन का संबंधी नहीं है। अब कंक्लूजन को हम चेक करेंगे, इसको भी बनाए, नो पैरोट इज ए पेंगुइन। अब कंक्लूजन में बोला है, पहला कंक्लूजन,
सम पैरोट्स आर ईगल, कुछ पैरोट ईगल है क्या? बिल्कुल, ये वाला हिस्सा पैरोट का ईगल में भी आता है या ईगल का पैरोट में भी आएगा, तो आपका पहला कंक्लूजन सही है। दूसरा कंक्लूजन में क्या बोला है? नो पेंगुइन इज ए स्पैरो, कोई भी पेंगुइन स्पैरो नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पेंगुइन और स्पैरो का संबंध ही नहीं है, क्योंकि सभी स्पैरो पैरोट के अंदर आता है और पैरोट का साथ पेंगुइन का कोई संबंध ही नहीं है। तो आपका दूसरा भी बिल्कुल सही होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो होगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा 10वां प्रश्न। यदि श्रृंखला से सभी संख्याएं हटा दी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दाईं ओर से 8वीं होगी? इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 8 फ्रॉम द राइट। तो चलिए हम नंबर को हटा देते हैं। सिर्फ नंबर को, नंबर बोला है, हम सिर्फ नंबर को ही हटा देंगे। नंबर हमने हटा दिया। अब क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 8 फ्रॉम द राइट। राइट साइड से 8वें स्थान पर क्या आएगा? तो पहला स्थान पर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वें स्थान पर क्या आया? आपका एम आया। तो हमारा ए ऑप्शन में एम दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा 11वां सवाल। मैं इसको सिर्फ सवाल को पढ़ता हूँ, अंग्रेजी में इसको बनाता हूँ, ठीक है। ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं। ए बी के बगल में बैठा है, सी डी के बगल में बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा है जो बेंच के बाएं छोर पर है। सी दाएं से दूसरे स्थान पर है। ए बी और ई के दाएं है। ए कौन कहाँ है? बी और ई के दाएं में है। ए और सी एक साथ बैठे हैं। ए किस स्थिति में बैठा है? तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। ये रहा अंग्रेजी में। अब हम जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हमें कहीं पर लेफ्ट या राइट न बताया गया हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस लाइन में ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई। ए कहाँ पर है? ए यहाँ पर है। अब एक राइट में है, बी और ई के, लेकिन यहाँ पर ई होगा कि बी, या यहाँ पर बी होगा कि ई, कंफर्म नहीं है। लेकिन इन दोनों के राइट साइड में कौन है? दाएं की तरफ ए है, ठीक है। अब उसके आगे ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर। अब ए और सी कहाँ पर बैठे हैं? एक साथ बैठे हैं, तो इधर तो बी और ई हो गया, तो यहाँ पर कंफर्म नहीं है, तो इधर लिखेंगे हम सी को। अब ए और सी एक साथ बैठे हुए हैं। अब आगे सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी बोला है। अब सी डी के बगल में बैठा है, तो ऐसा होगा, सी और डी बगल में बैठे हुए हैं। अब डी इज नॉट सिटिंग विथ ई हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। डी ई के साथ नहीं बैठा है, जो ई लेफ्ट एंड में बैठा हुआ है, तो लेफ्ट एंड में आपका ई है, यही बोला है। डी इज नॉट सिटिंग विथ ई, डी ई के साथ नहीं बैठा है, जो ई लेफ्ट साइड के अंत में बैठा हुआ है, तो लेफ्ट साइड के अंत में ई है, तो बी का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा है? इन विच पोजीशन ए इज सिटिंग। ए किस पोजीशन में बैठा हुआ है? तो चलिए चेक करेंगे हम। बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में नहीं है, ऐसा नहीं होगा। 2 नंबर है तो ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर दूसरे में बोला है बिटवीन बी एंड सी, बिल्कुल सही है। बी और सी के बीच में ए बैठा हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा 12वां प्रश्न। कथन में बोला है Q इज ग्रेटर देन J इज ग्रेटर देन इक्वल टू M इज ग्रेटर देन L इक्वल टू K। निष्कर्ष आपका ये 2 है। तो चलिए अब हम इसको अंग्रेजी से बनाते हैं। स्टेटमेंट में बोला है Q इज ग्रेटर देन J इज ग्रेटर देन इक्वल टू M इज ग्रेटर देन L इक्वल टू K। अब कंक्लूजन में क्या बोला है? Q इज ग्रेटर देन L और J इज ग्रेटर देन K। तो इस तरह का सवाल अगर आए तो एक बात याद रखना हमेशा है, अगर इस तरह का सेम टू सेम एक ही साइड इधर हो या बीच में ऐसा भी कहीं दिया गया हो, कोई मतलब नहीं, या इस तरह का हो, कहीं ऐसा भी दिया हो सकता है, या इक्वल भी दे सकता है,
तो हम लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर बीच में इस तरह का सिंबल आए या इस तरह का सिंबल आए तो हम इधर से लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट या इधर भी और इधर भी नहीं जा सकते हैं। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, हमेशा रॉन्ग बोल देते हैं। और इन दोनों में, इस तरह का तीनों में हम पहले चेक करेंगे और राइट हुआ तो राइट, रॉन्ग हुआ तो रॉन्ग, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट रॉन्ग बोल देते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी अब अपने आप हो जाएगा। देखिए कैसे। तो पहले हम पहला कंक्लूजन चेक करेंगे, Q बड़ा है L से। अब देखिए Q से छोटा है J, J से छोटा है M और M से छोटा है L, तो स्वाभाविक रूप से Q से छोटा होगा L। तो आपका पहला कंक्लूजन सही है। अब दूसरा कंक्लूजन में क्या बोला है, J बड़ा है K से। अब K बराबर L है, लेकिन L से बड़ा है M और M से बड़ा है J, तो K से भी तो J बड़ा ही होगा। तो यहाँ आपका दूसरा कंक्लूजन भी सही है। तो आपका बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू होगा। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न, दी गई आकृति में कितने सीधी रेखाएं हैं। यहाँ पर त्रिभुज या आयत, वर्ग नहीं पूछा है, सीधी रेखाएं पूछा है, स्ट्रेट लाइन। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो चलिए हम इसको गिनती करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे वैसे करके गिनती मत करना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसके लिए हम पहले इस तरह का हॉराइजॉन्टल गिनती करेंगे, कितने हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर दूसरा 2 है और यहाँ पर और 1 है। तो इस तरह का आपको 3 मिलेगा। अब हम ऐसा वर्टिकल यानी कि खड़ा खड़ा जो है उसको गिनती करेंगे। तो यहाँ पर 1 है, दूसरा ये बीच वाला है 2 और यहाँ पर और 1 है। तो इस तरह का भी हमें 3 मिला है। अब हम इस तरह का स्लैंट या टेढ़े वाला का गिनती करेंगे, ठीक है। तो आपका 1 ये हुआ, 2 ये हुआ, 3 ये हुआ, 4 ये हुआ, 5 ये हुआ और 6 ये हुआ। टोटल 6। तो टोटल कितना लाइन है, 3 3 6 और 6 12, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा 14वां सवाल, ऑब्जर्वेशन के अक्षरों से बिना दोहराए के। इस सवाल को मैं फिर पढ़ रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन के अक्षरों से बिना दोहराव के बनने वाले शब्द का पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द वर्ड डेट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन विदाउट रिपीटेशन। तो ऑब्जर्वेशन से क्या बनाया जा सकता है इन 4 में से, लेकिन कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए। जितना बार यहाँ पर है उतना ही बार ही होना चाहिए। तो पहले हम ऑब्जर्व को देखते हैं। पहले हम ऑब्जर्वेशन यहाँ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। OBSERVATION, OB दोनों है, SER भी है, लेकिन फिर ई है लास्ट में। ई तो पहले हमने इस्तेमाल किया, अब बाकी ई नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं बनाया जा सकता है। अब दूसरा क्या है, सर्विस, SERVIC नहीं है, तो सर्विस भी नहीं बनाया जा सकेगा। तीसरा क्या है, रिजर्व, RES फिर ई नहीं है, तो रिजर्व भी नहीं होगा। तो फिर वाइब्रेट तो होना ही चाहिए। तो देखते हैं भी, अब ये लास्ट का है, मैं इसको डायरेक्ट काट देता हूँ। भी, उसके बाद IBRATE, यानी कि वाइब्रेट बिल्कुल बन सकता है ऑब्जर्वेशन वर्ड से, फिर नए शब्द, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा 15वां सवाल, 75 का 60% 25 के 1/5 से कितने अधिक है, ठीक है। फिर सवाल को देखिए, 75 के 60%, 60%, 25 के 1/5 से कितने अधिक है वही हमको निकालना है। बाय हाउ मच इज 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। पहले कितना बोला है, 60% ऑफ, 60% का मतलब 100 में 60, किसका 60%, 75 का। तो 75, अगर हम 75 से 60 करेंगे तो ऐसा होगा
75 को अगर हम 25 से काटे तो 3 टाइम, 3 इंटू 25 75। अब 25 से इधर काटे तो 4 टाइम। अब 4 से हम 4 को 1 टाइम, 60 को 15 टाइम, तो 15 इंटू 3 कितना होगा, 45 होगा यहाँ पर। मतलब 60%, 75 का 60% कितना होगा, 45 होता है। अब हमें फिर अगला क्या बोला है, 1/5 ऑफ 25, 1/5 ऑफ 25। तो 5 से 25 को 5 टाइम काट सकते हैं, तो 5 इंटू 1 5 होगा। अब हमें कितना डिफरेंस है वही निकलना है, पूछा था। तो हम 45 से 5 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 40 होगा। यानी कि 60% ऑफ 75, 1/5, 1/5 का ऑफ 25 का से 40 ज़्यादा है। तो आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा 16वां प्रश्न। यदि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 56 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 2:5:7 है, तो सबसे कम आयु के व्यक्ति का आयु ज्ञात कीजिए। If the average age of 3 persons is 56 years and their ages are in the ratio 2:5:7, then find the age of the youngest person. तो यहाँ पर पहले क्या बोला है, एवरेज। एवरेज एज कितना है, 56 ईयर्स है, मतलब तीनों का एवरेज एज। तो टोटल एज कितना होगा, टोटल होगा 56। अब यहाँ पर एवरेज एज बोला है तो एक आदमी का होगा एवरेज हमेशा। तो यहाँ पर 3 आदमी का बात चल रहा है, तो 3 आदमी को इंटू 3 कर देंगे तो कितना होगा, 6 इंटू 3 18, कैरी ओवर 1, 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16, 168 होता है उन तीनों आदमी का एज, अगर हम उम्र टोटल प्लस करें तो। ठीक है। अब यहाँ पर उनका रेशियो क्या है, 2:5:7 है रेशियो। तो रेशियो में हम क्या करेंगे, 2x:5x:7x बना देंगे। इसके पीछे हम x जोड़ देंगे। ठीक है। तो सवाल के मुताबिक क्या होगा, 2x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 168। तो 2 प्लस 5 7 प्लस 7 14x, 14x बराबर कितना होगा, 168। तो फिर x का वैल्यू कितना निकलेगा, 168 डिवाइड बाई 14 करेंगे तो 12 आएगा, x का वैल्यू 12। यानी कि अब यहाँ पर इन तीनों में 2x 5x और 7x में सबसे छोटा कौन है, 2x है। तो 2x का मतलब क्या होगा फिर, 2 इंटू 12। तो 2 इंटू 12, x का वैल्यू 12 है तो 12 लिख दिया। तो 2 इंटू 12 कितना होगा, 24 हो गया। तो सबसे छोटा उम्र के आदमी का उम्र कितना होगा, 24 साल। यानी कि आपका ए ऑप्शन में 24 ईयर्स दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपका वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में जल्द फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।